ठीक है साहब, चलिए हम लोग बात कर रहे थे पिछले वीडियो में यथार्थवादी शिक्षा का अर्थ क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, इन पर बात कर चुके थे। उसी क्रम को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे शिक्षण विधियों पर। तो जैसा कि हमने इसके उद्देश्यों में देखा और जिस तरीके का इसके पाठ्यक्रम में देखा कि उद्देश्य क्या है, जीवन को सुखमय बनाना, वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करना, सृजनात्मक योग्यता को पैदा करना बच्चों में, और पाठ्यक्रम में विज्ञान या वैज्ञानिक विषयों को सबसे ज़्यादा ये महत्व देते हैं। विधियों के बारे में अगर हम जानना समझना चाहें तो हमें उसी इनके मंत्र से बात शुरू करनी पड़ेगी। शब्द नहीं वस्तु, इस चीज को लेकर के ये आगे बढ़ते हैं कि शब्द नहीं वस्तु, यही इनका नारा है, यही इनका स्लोगन है। तो कुल मिला के विधियां इस तरीके की होंगी जो सीधे सीधे डायरेक्ट पदार्थों से जुड़ी होंगी और सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल करवाएंगी। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से चीज़ों का हम सीधे सीधे ज्ञान प्राप्त करेंगे। शब्द नहीं वस्तु। अब अलग अलग जो यथार्थवादी विचारक हैं उन्होंने अलग अलग तरीके की शिक्षण विधियों को बताया है। यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि पहले हम कुछ जो विचारक हैं जिन्होंने जो बताई है उनको देख लेते हैं, फिर उसके बाद कॉमन हम एक समराइज कर देंगे कि कौन कौन सी विधियाँ हो सकती हैं। तो बेकन की अगर बात करें, बेकन बहुत बड़े यथार्थवादी विचारक हैं और बेकन के साथ जिस विधि का नाम जुड़ा हुआ है, जिसकी वो वकालत करते हैं, वो है आगमन विधि। आगमन विधि इंडक्शन मेथड की ये बात करते हैं कि ये सबसे अच्छा तरीका है। आगमन में हम विशिष्ट से सामान्य की तरफ जाते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए, छोटी से बड़ी चीज़ की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो इसकी ये वकालत करते हैं बेकन। आजकल सामाजिक विज्ञानों में जितने भी अनुसंधान हो रहे हैं उनमें आगमन सूत्र का बहुतायता के साथ प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरे विचारक जिनके बारे में अगर बात की जाए तो वो है जॉन मिल्टन ने कहा है कि अगर हम दुनिया का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तब हमें भ्रमण और यात्रा पर बल देना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए। जितने ज़्यादा हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं चीज़ों को, उतना ज़्यादा देखना चाहिए। ठीक है, और अगर जॉन लॉक की बात करें तब जॉन लॉक ने ऑब्जर्वेशन को सबसे इम्पोर्टेंट माना है। निरीक्षण किया जाना चाहिए, सब चीज़ों को अवलोकन करें, उन चीज़ों को हम देखें और जानें तो जान लेंगे। इसके अलावा यथार्थवादी शिक्षण विधियों का एक बहुत लंबा चौड़ा सा विवरण मिलता है। एक पुस्तक है, रटके विचारक हैं जिनके बारे में पहले हम बात कर चुके हैं। उनकी पुस्तक है मेथड्स नोवा। ये रटके की पुस्तक है और इसमें उन्होंने कुछ शिक्षण सूत्र दिए हैं किस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए, जैसे कि स्पेंसर ने बताए हैं मूर्त से अमूर्त की ओर, ठीक है, और सरल से जटिल की ओर, ये स्पेंसर वाले हैं। इसी तरीके के कुछ शिक्षण सूत्र मेथड्स नोवा में रटके ने दिए हैं। वो कौन कौन से हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, वो भी विधियों में इसके काउंट किए जाएंगे। तो एक है जैसे बच्चे की प्रकृति के अनुसार शिक्षण, बच्चे की प्रकृति के अनुसार ठीक है, जिस तरीके का उस बच्चे की सोच है उस तरीके से टीचिंग होनी चाहिए, उसी तरीके से उसको पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये एक बात हुई। उसके बाद प्रकृति के अनुसार पढ़ाया जाना चाहिए। और क्या कहते हैं रटके कि एक समय में एक विषय पढ़ाना चाहिए, एक समय में एक ही विषय पढ़ाना चाहिए, मतलब एक टाइम में बहुत सारी चीजें एक साथ नहीं पढ़ाई जानी चाहिए। और क्या कहते हैं तीसरा, शब्द ज्ञान से पूर्व वस्तु ज्ञान दिया जाना चाहिए। किताबों में देखा है ए फॉर एप्पल, तो एप्पल का फोटो बना रहता है वहां पर, है ना। तो पहले चीज को दिखाइए, उसके बाद फिर शब्द बताइए, उसके बाद फिर अक्षर बताइए बच्चों को, इस तरीके से। और क्या कहते हैं रटके, एक और चौथी महत्वपूर्ण बात बनाते हैं कि व्यक्तिगत अनुभव पर बल देना चाहिए। यानी कि बच्चे को खुद एक्सपीरियंस करने देना चाहिए चीजों का, ना कि हम उन्हें अपनी तरफ से बताते जाएं चीजों को।
ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव बच्चों को देंगे, तभी वो अच्छा सीख पाएंगे। अब फिर कॉमन देख लेते हैं कुछ, ये तो 4 विद्वानों के अनुसार हो गई। अब ओवरऑल मतलब कौन कौन सी हो सकती हैं, एक ओवरव्यू हम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा वकालत करते हैं प्रयोग विधि की, प्रयोग विधि, ठीक है। एक्सपेरिमेंटेशन मेथड सबसे इंपॉर्टेंट मेथड ये मानते हैं। इसके अलावा जो विज्ञान के हैं वो यथार्थवाद के हैं, इतना समझ सकते हैं। निरीक्षण विधि, निरीक्षण, प्रयोग विधि, निरीक्षण विधि, और कौन सी मानेंगे, सहसंबंध विधि, सहसंबंध विधि, कोरिलेशनल मेथड को इन्होंने माना है। कोरिलेशनल मेथड के अलावा नेक्स्ट मेथड ये मानते हैं एनालिसिस एंड सिंथेसिस, विश्लेषण और संश्लेषण विधि, ठीक। इसके अलावा था इंद्रिय प्रशिक्षण विधि, ऐसी विधि जिसमें इंद्रियों का प्रशिक्षण हो। इंद्रिय प्रशिक्षण विधि, और एक और इन्होंने लास्ट में मानी है कॉमन विधि, वो है तथ्य केंद्रित, फैक्ट सेंटर्ड, तथ्य केंद्रित विधि। इसका भी ये समर्थन करते हैं कि इसके द्वारा भी बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये कुछ विधियों का मोटा मोटा लेखा जोखा है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 2-3 बिंदुओं पर और अभी चर्चा बाकी है। कौन कौन से बिंदु हैं, एक तो शिक्षक और शिक्षार्थी को लेकर के क्या संकल्पना है यथार्थवाद में, फिर अनुशासन की बात करेंगे, और फिर एक इन जनरल इसकी जो एजुकेशन की विशेषताएं उनको हम देख लेंगे। तो शिक्षक और शिक्षार्थी के बारे में बात कर लेते हैं। शिक्षक तथा शिक्षार्थी के बारे में क्या मान्यताएं हैं कि शिक्षक को किस प्रकार का होना चाहिए और शिक्षार्थी को किस तरीके का होना चाहिए। तो अगर शिक्षक शिक्षार्थी की बात करें, शिक्षार्थी, तो उसके बारे में तो हमें 2-3 बहुत प्रसिद्ध कोटेशन भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे जॉन लॉक की अगर बात करें, जॉन लॉक ने बालक को एक कोरी स्लेट के रूप में, कोरा कागज कह लीजिए, बालक क्या है, कोरा कागज है, बिल्कुल उसके पास कुछ भी पहले से चीजें नहीं है, जो भी है अनुभव से वो प्राप्त करेगा, और जिस तरीके का अनुभव प्राप्त करेगा उसी तरीके का वो बन जाता है, ठीक है। तो बच्चे की बारे में कोई भी पूर्व धारणा लेकर के यथार्थवाद नहीं चलता है, पूरी संभावनाएं खुली हैं चारों तरफ की, ठीक है। और इसी तरीके की एक कोटेशन कही है कमेनियस ने। कमेनियस मानते हैं कि सबसे उत्कृष्ट और श्रेष्ठतम रचना है, श्रेष्ठतम रचना, इस समूची ब्रह्मांड की सृष्टि की सबसे उत्कृष्ट रचना इंसान है, बच्चे हैं। और इसका मतलब यह है कि सब कुछ करने की जो संभावनाएं हैं वो इंसान के साथ जुड़ी हुई है। अब इंसान को ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों से युक्त जीव माना है, जो वातावरण से अनुभव प्राप्त करके अपना विकास करता है, ठीक है। शिक्षक के बारे में क्या मान सकता है यथार्थवाद? शिक्षक के बारे में यही मान सकता है जो एक वैज्ञानिक के गुण होने चाहिए वो सारे गुण एक शिक्षक के होने चाहिए, ठीक है। अन्वेषण करता होना चाहिए, नई चीज़ों का खोज करता होना चाहिए, मनोविज्ञान का ज्ञाता होना चाहिए, आदत निर्माण कर सके ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो विज्ञान, भौतिक विज्ञानों में, मनोविज्ञानों में, और जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं उनका अच्छा जानकार किसी भी शिक्षक के प्रमुख गुण यथार्थवाद के अनुसार होने चाहिए। तो ये शिक्षक और शिक्षार्थी के बारे में। अब बात करते हैं अनुशासन के बारे में। अनुशासन, डिसिप्लिन क्या है सर, जरा उसको देखा जाए। डिसिप्लिन को आदत निर्माण की प्रक्रिया के रूप में, क्योंकि इन्होंने शिक्षा को परिभाषित किया था, ठीक है। तो ये लोग जो है कंडीशनिंग पर बहुत बल देते हैं,
अनुशासन है वो लगभग अनुबंधन के जैसी चीज है। अगर गलत हो जाएगा तो अनुशासनहीनता आ जाएगी और सही होगा तो अनुशासन पैदा होगा। ठीक है, तो ये कहता है यथार्थवाद कि बच्चों में कर्तव्य पालन की भावना को विकसित करना चाहिए, तभी वो अनुशासित हो पाएगा। ठीक है, कंडीशनिंग का ध्यान रखना चाहिए। अब कंडीशनिंग के साथ साथ कर्तव्य परायण की भावना का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके अलावा और भी कुछ विचार कहे जाते हैं कि शिक्षा की तात्कालिकता और अनिवार्यता, कि आज के वक्त में क्या डिमांडिंग है, क्या जरूरी है, उसकी ओर बच्चे को थोड़ा सा अभिप्रेरित किया जाना चाहिए, उसकी रुचियों को आगे बढ़ाना चाहिए उस दिशा में कि बेटा आज के टाइम में ये चीज़ें चल रही हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तब आपके लिए ठीक रहेगा। तो इस तरीके की जो गाइडेंस है वो भी बच्चों को काफ़ी हेल्प करेगी अनुशासित होने के लिए। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा सा विद्यालय के बारे में भी बात कर सकते हैं। विद्यालय का स्वरूप एक प्रयोगशाला के जैसा होना चाहिए। ठीक है, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस तरीके से चीज़ें पढ़ाई जाएं कि वो अपने जीवन में उन्नति कर पाए, व्यक्तिगत उन्नति और सामाजिक उन्नति। ठीक है, तो एक प्रयोगशाला के रूप में विद्यालय को ये लोग मानते हैं। अब थोड़ी सी बात, एक ओवरव्यू हम ले लेते हैं जो इसकी पूरी शिक्षा व्यवस्था है यथार्थवाद के अनुसार, उसकी मौलिक विशेषताएं क्या क्या हैं, थोड़ा सा उनके बारे में बात कर लेते हैं। पूरा यथार्थवादी शिक्षा की विशेषताएं। अब इसमें सारे आपके उद्देश्य भी आ जाएंगे, पाठ्यक्रम भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। अगर एक बार हम इसी को पढ़ लेते हैं तो हमें एक अंदाजा हो जाएगा कि यथार्थवाद शिक्षा को किस प्रकार का मानता है। ठीक है, पहली बात तो इन्होंने ये मानी है कि शिक्षा इंद्रिय प्रशिक्षण पर आधारित होनी चाहिए, इंद्रिय प्रशिक्षण पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है, सेंस ऑर्गन के थ्रू वो एक्सपीरियंसेस लेता रहे बच्चा। कोई भी आदर्शात्मक बात मत पढ़ाओ, कोई भी ऐसी बात मत पढ़ाओ जो इंद्रिय अनुभव के माध्यम से वो प्राप्त ना कर सके, पहली बात। दूसरा, ये कहते हैं पुस्तकीय ज्ञान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, शब्द नहीं वस्तु दिखाइए चीजों को, कोरे उपदेश मत दीजिए बच्चों को। यहाँ पर इसकी ये विशेषता है, ये प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताओं के साथ मेल करती हुई नजर आती है। पुस्तकें मत पढ़ाओ उनको, बल्कि उन्हें पदार्थ के संपर्क में आने दो और चीजों को जानने दो। ठीक है, और क्या कहते हैं ये, एक और चीज करते हैं, वो है आदर्शवाद का विरोध। क्योंकि आदर्शवाद मन की बात करता है, आदर्शवाद प्रत्ययों की बात करता है, वस्तु जगत को अस्थायी मानता है, और ये ठीक उसके उल्टी बात करते हैं कि जो दिख रहा है वही सत्य है, कोई भी आदर्श के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, और क्या है, शिक्षा व्यवहारिक तथा व्यवसायिक हो, जीवन में इस्तेमाल होने वाली हो, और प्रोफेशनली हमें स्किल्ड भी करे, इस तरीके की होनी चाहिए। ठीक है, और क्या करते हैं ये, वैज्ञानिक विषयों पर बल दिया जाना चाहिए, दिया जाना चाहिए। ठीक है, साइंस बहुत बड़ी चीज है, साइंस को जरूर पढ़ाना चाहिए बच्चों को। यह है, पाठ्यक्रम विस्तृत एवं लचीला हो, पाठ्यक्रम विस्तृत तथा लचीला। ठीक, इसके अलावा और क्या बात ये करते हैं पाठ्यक्रम के अलावा, इसके अलावा ये कहते हैं कि व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन का समन्वय होना चाहिए, सामाजिक तथा व्यक्तिगत जीवन का समन्वय। ऐसा नहीं है कि हम व्यक्तिगत तौर पर चीजों को करते चले जाएं और समाज की उपेक्षा कर दें,
और ऐसा भी नहीं है कि पूरा फोकस समाज पे किया जाए, व्यक्तिगत जीवन की उपेक्षा कर दें। तो दोनों का संतुलन इसमें रखा जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सब कुछ विशेषताएं हैं मोटी मोटी यथार्थवादी शिक्षा की। अब सवाल ये उठता है आखिर में कि आज के वक्त में यथार्थवादी शिक्षा की कौन कौन सी महत्वपूर्ण देन है, वर्तमान में कितनी प्रासंगिक है। तो इतना तो स्पष्ट है कि प्रासंगिकता तो है, क्योंकि विज्ञान आज के समय में प्रगति का आधार है। जिस देश ने जितनी ज़्यादा वैज्ञानिक उन्नति की है, वो देश आज दुनिया में उतना ही ज़्यादा महत्व का बना बैठा है। रूस की पूरी शिक्षा व्यवस्था दुनिया का एक प्रभावशाली और विकसित देश माना जाता है रूस को, तो वहाँ पर पूरी शिक्षा ये यथार्थवादी चल रही है, तो इसके महत्व को कम तो नहीं आंका जा सकता। साथ ही साथ शिक्षण प्रक्रियाओं में जैसे ये कहते हैं कि शब्द नहीं वस्तु, तो एक बहुत बड़ी सी चीज़ टीचर ट्रेनिंग के दौरान हम सिखाते हैं बच्चों को कि भाई टीचिंग एड बना कर ले जाओ, टीचिंग एड बना कर ले जाओ। ये जो चलन हुआ है कि बच्चों को दिखाते हुए पढ़ाना, डेमोन्स्ट्रेशन के साथ पढ़ाना, ये भी एक बहुत बड़ी सी देन है यथार्थवाद की, कि बच्चे देखते हैं, फिर समझते हैं, फिर जानते हैं उस चीज़ को। ठीक है, तो देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से कंसोलिडेट हो जाएगी नॉलेज उनकी। तो ये भी चीज़ यथार्थवाद से आई है। जीवन को सुखमय बनाने का उद्देश्य व्यवसाय और तकनीकी दक्षताओं की बात करता है यथार्थवाद। तो आज के समय में जितनी भी टेक्निकल एजुकेशन है, बीटेक है या और जो दूसरे पॉलीटेक्निक्स हैं, आप देख रहे हैं कितना चलन इन चीज़ों का हो रहा है। तो कुल मिला के ये है कि बहुत बड़ा हिस्सा आज के समय में प्रासंगिक है। यथार्थवादी शिक्षा जिस रूप में संकल्पित की गई है या जिस तरीके से किया जाना चाहिए वो चल रहा है आज भी बहुत सारे देशों में, और वो निरंतर आगे बढ़ ही रहा है। ठीक है, अब व्यक्तिगत और सामाजिक थोड़ा सा हितों का संतुलन अभी नहीं हो पा रहा है, ये एक अलग मुद्दा है। पर ये कहते हैं कि भाई ये वैज्ञानिक उन्नति, ये तकनीकी विकास, ये सब चीज़ें तो हो रही हैं, पर व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन का थोड़ा सा संतुलन अगर बनाकर चलेंगे तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर ढंग से हो जाएंगी। तो कुल मिला के उपयोगिता तो है, बहुत सारे अच्छे तत्व इसमें हैं जिनका उपयोग आज की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए हम कर सकते हैं। तो अब तक जो हमने दर्शनों की बात की है उसमें यथार्थवाद की बात हो चुकी है, प्रयोजनवाद की बात हो चुकी है, प्रकृतिवाद की बात हो चुकी है, और ये यथार्थवाद भी हमने समाप्त कर दिया। अब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दो दर्शनों की बात और बचती है, जिनमें से एक है अस्तित्ववाद और दूसरा है मार्क्सवाद। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम इन दोनों दर्शनों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।